तो दो किंगडम तो हो गए खत्म। अब तीसरा किंगडम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। धीरे धीरे अब किंगडम बढ़ते जाएंगे। मतलब पहले वाला किंगडम कितना छोटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा थोड़ा सा बड़ा था, अब फंजाई उससे भी बड़ा है, फिर प्लांट उससे बड़ा है, और एनिमल किंगडम सबसे बड़ा है ना। तो तीसरा किंगडम लिखते हैं भाई। शुरू के तीन किंगडम तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। फंजाई। अब हम बात करेंगे फंजाई की। देखो फंजाई की बात कुछ और है। फंजाई की जब हम बात करते हैं तो अभी तक मैं क्या कह रहा था, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म शामिल थे, यूनिसेलुलर। मतलब दोनों के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, दोनों के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। लेकिन फंजाई में यूनिसेलुलर होती तो है, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होती है, मतलब जो एक सेल से बनी हुई होती हैं, लेकिन कुछ फंजाई या ज्यादातर फंजाई कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती है। ज्यादातर फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है कई बार, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक नहीं होता, ऑटोट्रोफिक नहीं होता, इनका न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रोफिक। तुमने देखा होगा कई बार फफूंदी लग जाती है, अगर कोई रोटी खुली रह जाए जब कुछ समय बाद सड़ जाए तो सड़ने के बाद उसके अंदर क्या लग जाती है, फफूंदी। तुमने देखा होगा अचार के अंदर फफूंदी लग जाती है ना, अचार वगैरह के अंदर भी सफेद सफेद सा हो जाता है ना, फफूंदी लग जाती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फंजाई। ध्यान रखना, फंजाई नुकसानदायक होती हैं। अगर तुमने गलती से इन्हें टेस्ट कर लिया ये खाली पेट में तो तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कुछ फंजाई तो इतनी खतरनाक होती है जो टॉक्सिक होती है, जहरीली, जान भी जा सकती है। तुमने देखा होगा मशरूम, मशरूम भी इसी का एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है, ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, ब्रेड मोल्ड्स के नाम से जानते हैं उसे हम, किस नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड्स। तो कई बार किसी भी चीज पर किसी भी तरह की फफूंदी लग जाना क्या कहलाता है, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोट्रोफिक तो नहीं होती, ये क्या होती हैं, हेट्रोट्रोफिक होती हैं हमेशा। अब कई बार पेपर में आया है फंजाई अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती हैं, तो ध्यान रखना, फंजाई अपना न्यूट्रिशन लेती हैं सड़ी गली चीजों से। जो डेड मटेरियल होता है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब पड़ा रहता है, सालों साल गंदा पड़ा रहता है, लकड़ी पर भी लग जाती है। कई बार देखना लकड़ी के ऊपर भी ना अजीब सी चीज होने लगती है, फफूंदी लग जाती है जब वो लकड़ी सड़ जाती है, ठीक है। तो किसी भी तरह की डेड सड़ी गली चीजों से कौन न्यूट्रिशन लेता है, अपना फंजाई। और उसका ये न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या कहलाता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। लिखो नंबर 1 पॉइंट, लिखो, फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक का मतलब मैं बता देता हूं यहां पर। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है कि फंजाई अपना सारा न्यूट्रिशन, अपना सारा फूड किससे लेती है, सड़ी गली चीजों से, सड़ी गली चीजों से। कहीं पर भी अगर तुमने देखा होगा शरीर, डेड बॉडी किसी की बेकार पड़ी हुई है इतने सालों से, सड़ने लगेगी, उसके अंदर फंगस लग जाएगी बिल्कुल। फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, लिख लो, विच मीन्स दैट मतलब जिसका मतलब है, which means that they obtain their food बताओ किससे ऑब्टेन करते हैं ये अपना फूड, फंजाई किससे अपना फूड ऑब्टेन करती है, फ्रेश चीजों से या सड़ी गली चीजों से, सड़ी हुई चीजों से। दे ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो चीजें बेजान पड़ी हुई है, बेकार सड़ी हुई, उनसे। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ब्रैकेट में लिख लो सैपरो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ना ब्रैकेट में लिखो, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रैकेट में लिखो सैपरो। सैपरो का मतलब होता है सड़ा हुआ,
सैप्रो का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, ठीक है। मतलब फंजाई हर उस चीज में बहुत आसानी से लग जाती है जहां पर कुछ गंदी संदी चीजें पड़ी हुई, गंदगी, ठीक है, सड़ी हुई। सैप्रोट्रॉफिक, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लेना सैप्रो, ब्रैकेट कर दो बंद, ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है। और कभी कभी तो ये किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाती है, किसी भी जानवर के शरीर में घुस जाती है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो इसी में लिख लो सैप्रो के बाद ब्रैकेट बंद कर दिया ना भाई, सैप्रो लिखा फिर ब्रैकेट बंद कर दिया होगा। अब इसी में लिखो और, ये लिखो और फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग, मैंने बताया था ना, अगर हमने गलती से कोई फंजाई ले ली, मान लो गलती से अचार खा लिया जैसे फंगस लगी हुई थी, तो अंदर ही अंदर है ना इन्फेक्शन होने लगेगा, क्योंकि अंदर जो फंजाई चली गई है वो फंजाई अब हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेगी सारा, और हमें क्या होने लगेगा, दर्द, नुकसान, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था किसी के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और किसी के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ध्यान रखना फंजाई के पास तो भाई ट्रू न्यूक्लियस होता है, और तुम्हें मालूम है ऐसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या कहना पसंद करते हैं, यूकैरियोटिक। इसका मतलब फंजाई कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, ना कि प्रोकैरियोटिक। एक भी फंजाई प्रोकैरियोटिक नहीं होती, सबकी सब यूकैरियोटिक होती हैं। अब लिखो नंबर 2, दूसरा फीचर, फंजाई की दूसरी खासियत लिखो, फंजाई हैज ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है। फंजाई हैज ट्रू, फंजाई हैज ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूकैरियोटिक है ना। ट्रू न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है, ये क्या है, यूकैरियोटिक है, तो लिख लो फंजाई हैज ट्रू न्यूक्लियस, लिखो इट मींस दे आर यूकैरियोटिक, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, इट मींस दे आर यूकैरियोटिक, इट मींस दे आर यूकैरियोटिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होती हैं। पता है तुम्हें ये बात याद होगी, मैंने तुम्हें चैप्टर 5 के अंदर पढ़ाया था कि जो सेल होता है ना, मान लो रफली मैंने एक बड़ा सा सेल बना दिया, मान लो, वैसे होता नहीं, ऐसा सेल नहीं होता है ना, मुझे जो बात समझानी है वो इससे मैं समझा दूंगा। देखो सेल के जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली, तुम्हें याद होगा सेल की ये बाहर वाली लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद आया, मैंने चैप्टर 5 में खूब पढ़ाया था इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तुम्हें याद होगा इसी के बाहर मैंने एक चीज और बताई थी, सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल में नहीं होती। सेल वॉल वाली खासियत हम लोगों के अंदर नहीं होती है, किस में होती है, प्लांट में होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूं सेल वॉल की। एक खास बात और है, सेल वॉल प्लांट में होती है, ये बात तो तुम्हें पहले से ही मालूम है, नहीं है मालूम तो ध्यान रखो। सेल वॉल वाली खासियत मतलब सेल के सबसे बाहर वाली लेयर किसमें पाई जाती है, प्लांट में। सेल वॉल की खासियत फंजाई में भी होती है। सेल वॉल की खासियत किसमें और पाई जाती है भाई, बोलो, फंजाई में पाई जाती है। कई बार पेपर में आया है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, फंजाई की
सेल वॉल जो बनती है वो जो इतनी हार्ड होती है वो किससे बनती है? तो ध्यान रखना, फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन से। क्या बोला जाता है इस वर्ड को? काइटिन। अब तुम बोलोगे काइटिन क्या है, तो ध्यान रखना काइटिन एक नेचुरल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो फंजाई के अंदर खुद बनता है। हमें क्या लेना, ये तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फंजाई खुद बनाती है। ठीक है, तो ये बात लिखो नंबर 3 में, पेपर में कई बार आ चुका है इसलिए लिखवा रहा हूं। लिखो दे हैव सेल वॉल्स, दे हैव, इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ, जो किससे बनी हुई होती है? दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ काइटिन, मेड ऑफ काइटिन। कई बार पेपर में आ चुका था इसलिए लिखवाया है ना। मैं छोटी सी एक बात और लिखवा देता हूं, ये काइटिन क्या चीज है। वैसे तो मैंने बता दिया है, काइटिन कहने का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सॉरी फंजाई के अंदर नेचुरली बनता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर बताता हूं। ये ना एक तरीके से डेड मटेरियल होता है, बेजान, बेजान मटेरियल, इसमें जान नहीं होती। तुमने देखा होगा कई बार हमारी जो एड़ी होती है, हमारी बच्चों की तो खैर नहीं, नहीं एड़ी तो सबकी होती है, एड़ी की जो साइड की खाल होती है कई बार टिकड़ी सी होने लगती है, टूटने लगती है खाल, है ना, सूख सूख जाती है, बिल्कुल बेजान हो जाती है। कई बार देखना वो जो बड़े लोग होते हैं उनकी एड़ी में तुम्हें एक खास बात देखने को मिलेगी, खास करके लेडीज की में, ये जो एड़ी होती है ना साइडों की खाल टूटने लगती है, बिल्कुल बेजान हो जाती है, सूख जाती है। इसको अगर तुम हटा भी दोगे ना तो भी दर्द नहीं होता, काट भी दोगे इस खाल को तो भी दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खाल क्या बन चुकी होती है? डेड। उसी डेड स्किन को क्या बोला जाता है? काइटिन। बिल्कुल वैसी डेड स्किन किसके अंदर होती है? फंजाई में, जिससे क्या बनती है? सेल वॉल। अब समझ में आया ना? लिख लो फिलहाल, लिखो, मैंने लिखवाया है दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ काइटिन, है ना। अब इसी में लिखो काइटिन इज अ टफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, काइटिन इज अ, काइटिन इज अ टफ, टफ का मतलब होता है हार्ड, बहुत ही ठोस, सॉलिड। काइटिन इज अ टफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, काइटिन इज अ टफ कॉम्प्लेक्स, काइटिन इज अ टफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ध्यान रहेंगे ना बातें कि काइटिन क्या चीज है। लेकिन अगर पेपर में आता है ना तो ही बताना, ये नहीं कि जबरदस्ती का चेप दो। तो मैंने पहले ही बता दिया था, फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर भी खासियत होती है और मल्टी भी। कुछ फंजाई होती है यूनिसेलुलर और कुछ होती है मल्टी सेलुलर। मतलब कुछ फंजाई होती है जो एक सेल से बनती है और कुछ होती है जो मल्टी सेल से बनती है ना। ये खासियत चौथे पॉइंट में लिखो, लिखो फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब लिखो 5वें में कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, लिखो कुछ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हेडिंग से बना दिया करो, उससे ध्यान रहता है थोड़ा ना। एग्जाम्पल लिखो, ईस्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिखवाता जा रहा हूं सब लिखते रहना। ईस्ट फफूंदी होती है ये भी, है ना। ईस्ट मशरूम्स, तुमने देखा होगा अब आजकल तो मशरूम खाने को भी मिलते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना हर तरह का मशरूम खाने लायक नहीं होता है। कुछ मशरूम ऐसे जिन्हें तुम एक ही बार खा पाओगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा खाने का, समझ रहे हो ना। मतलब मामला सेट हो जाएगा खाकर, क्योंकि वो मशरूम कैसे होते हैं? टॉक्सिक। और कुछ होते हैं एडिबल जो खाए जा सकते हैं ना, सारे नहीं खाए जा सकते। अभी मैं बताऊंगा कौन सा एडिबल होता है मतलब खाने लायक, और कौन सा टॉक्सिक होता है मतलब जहरीला। ठीक है, अभी बता दूंगा, कई बार पेपर में आ भी चुका है। लिख लो पहले, ईस्ट कॉमा मशरूम्स, ईस्ट कॉमा मशरूम्स कॉमा राइजोपस, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
मशरूम्स कॉमा राइजोपस। अब देखो तुम्हें बिल्कुल नए नए शब्द देखने को मिल रहे हैं। अब तुम सोचोगे ये क्या चीज है वो क्या चीज है। तो भाई इतनी बात ध्यान रखो कि ये सारी की सारी क्या है, फंगस हैं। सबके सब क्या होती हैं, फंगस। राइजोपस, पेनिसिलियम, राइजोपस के बाद लिखो पेनिसिलियम, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। एस्परजाइलस, एस्परजाइलस, है ना। और भी दुनिया भर की फंजाई होती हैं, एटसेट्रा कर लो। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजाइलस, क्या पढ़ेंगे इसको, एस्परजाइलस, एटसेट्रा। और भी दुनिया भर की पाई जाती हैं। तो मैंने बताया कुछ फंजाई के बारे में, है ना। मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम, ये सब, है ना। लेकिन मैंने ये बताया था कि कुछ फंजाई होती हैं खाने लायक, लेकिन कुछ फंजाई होती हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता है। अगर तुमने गलती से खा लिया तो एक ही बार खा सकते हो, दोबारा तुम खाने लायक नहीं बचोगे, समझ रहे हो ना। खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है, जहरीली, ठीक है। तो कुछ फंजाई एडिबल होती है और पेपर में कई बार उनका नाम आ चुका है कि कौन सी फंजाई एडिबल होती है, नाम बताइए और उसको ड्रॉ करके दिखाइए। तो मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखो नोट के अंदर, लिखो नोट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, सेवरल काइंड्स ऑफ मशरूम्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेवरल काइंड ऑफ मशरूम्स, सम आर एडिबल, मतलब कुछ होते हैं खाने लायक। एडिबल मतलब ईटेबल, खाने लायक। सम आर एडिबल, क्या सारे के सारे होते हैं, नहीं सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं बस। तो लिख लो फुल स्टॉप के बाद सेवरल काइंड्स ऑफ मशरूम्स, फुल स्टॉप के बाद लिखो सम काइंड्स, several kinds of mushrooms, some are edible, बोर्ड पे लिखा हुआ है एडिबल। एडिबल मतलब जिन्हें खाया जा सके। some are edible and others are poisonous, and others are poisonous मतलब जहरीले, खतरनाक। जिन्हें अगर खाने की कोशिश करी तो एक ही बार खा पाओगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। and others are poisonous, poisonous, ठीक है। अब वो कौन से हैं वो लिखवा देता हूं, है ना। लिखो नंबर 2 के अंदर, नोट के अंदर लिखो सेकंड पॉइंट, द एडिबल मशरूम्स, द एडिबल मशरूम इज, द एडिबल मशरूम इज, एडिबल बोर्ड पे लिखा हुआ है। द एडिबल मशरूम इज, लिख लो गिल्ड, द एडिबल मशरूम इज गिल्ड, और बटन मशरूम, क्या नाम होता है भाई, बोलो, गिल्ड बोलो या बटन, गिल्ड मशरूम या बटन मशरूम, है ना। बटन वाला बटन नहीं जो कमीज पे लगाते हैं, नाम है इसका बटन मशरूम। गिल्ड और बटन मशरूम, है ना। साइंटिफिक नेम लिख लो, यही वाला जो अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, लिखो ब्रैकेट के अंदर। देखो बटन मशरूम के ब्रैकेट में लिख लेना, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में अगेरिकस, अगेरिकस कैंपस्ट्रिस, पूरा एक ही नाम है ये, मैंने TRIS नीचे लिखा है, तुम ऐसा मत करना। कैंपस्ट्रिस एक ही वर्ड है, कैंपस्ट्रिस एक ही वर्ड है। देखो दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा का पूरा कैंपस्ट्रिस यहां से हटाकर नीचे लिख देता हूं, अगेरिकस कैंपस्ट्रिस, है ना, ये है पूरा नाम, अगेरिकस कैंपस्ट्रिस, पूरा एक ही नाम है, ठीक है।
गैप है अलग अलग, अगेरिकस वर्ड अलग है और कैंपस्ट्रिस अलग है, लेकिन पूरा का पूरा क्या होता है, बटन मशरूम होता है ना। तो ये होते हैं खाने लायक, अगर पेपर में आ जाए तो तुम ये बता सकते हो, ठीक है। अब लिखो तीसरा पॉइंट। कई तुमने एल्गी के बारे में सुना है, शायद नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ना सुनाने के लिए। तुमने देखा होगा जहां पर पानी वगैरह रोज गिरता रहता है, मतलब ऐसी जगह जहां पर रोज क्या गिरता रहता है, पानी, या पानी का काम होता रहता है, वहां पर हरे हरे कलर की काई सी लग जाती है। सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, हरे हरे कलर की काई सी लग जाती है। वो जो काई लग जाती है ना, वही होती है हमारी एल्गी, ग्रीन कलर की। देखो वैसे तो रेड कलर की एल्गी होती है, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ठीक है, ब्लू कलर की एल्गी होती है, लेकिन मैं फिलहाल तो मैं किस बात से याद दिला रहा हूं, ग्रीन कलर वाली एल्गी से। कई बार क्या होता है कि जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है ना, या फिर ये बोलो सिर्फ एल्गी होती है, एल्गी के साथ साथ क्या लगने लगती है, फफूंदी लगने लगती है, मतलब धीरे धीरे उसके अंदर क्या बनने लगती है, फंजाई। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई टीचर इस तरह से नहीं बताएगा। अगर सिर्फ काई लगी हुई है और एल्गी के साथ साथ उसमें क्या लगने लग जाती है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। लकड़ी पर ये सब देखने को मिलता है, लकड़ी, लकड़ी पर हरे कलर की काई लग गई और साइडों में क्या लग गई, फफूंदी लग गई, फंजाई लग गई। तो ध्यान रखना, जब ये दोनों तरह की चीजें एक साथ मिलकर बनाती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसको हम पढ़ते हैं लाइकेन। क्या पढ़ते हैं, लाइकेन। तो कई बार पेपर में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकेन, आप लाइकेन किसे कहेंगे, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकन जो है वो दोनों का क्या माना जाता है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। लाइकन किससे मिलकर बनता है, एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर, एल्गी और फंजाई दोनों मिलाकर एक नया और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो अगर पेपर में लाइकेन के बारे में आएगा तो तुम जरूर बताना, लेकिन बता पाओगे तभी जब तुम लिखोगे। तो लिखो थर्ड पॉइंट में, नोट के अंदर थर्ड पॉइंट में लिखो, लिखो। लेकिन सारी की सारी फंजाई एल्गी के साथ नहीं मिलती, कुछ ही स्पीशीज ऐसी हैं, कुछ ही प्रजाति ऐसी हैं फंजाई की जो एल्गी के साथ मिल जाती है ना। सबको तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं बस। तो लिखो, सम फंगल स्पीशीज, बोर्ड पे लिखा हुआ है फंगल, सम फंगल स्पीशीज, some fungal species combined with green algae, some fungal species combined with green algae, combined with green algae। ग्रीन एल्गी को एक नाम से और जाना जाता है, ग्रीन एल्गी के ब्रैकेट में लिख लो साइनोबैक्टीरिया। किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया, इसको ये भी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सम फंगल स्पीशीज है ना, ग्रीन एल्गी के साथ ब्रैकेट में लिख लेना साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। लिखो दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो इन दोनों का मिलन हुआ है, किसका, एल्गी का फंजाई के साथ और फंजाई का एल्गी के साथ, ये जो इनका मिलन हुआ है, ये मिलन क्या कहलाता है, लाइकेन। लिख लो, दिस एसोसिएशन ऑफ both organism, this association of both organism, this association of both
organisms is called lichen. बोर्ड पे लिखा हुआ है. This association of both organisms is called lichen. बोर्ड पे is called lichen. तो देखो, अब हमने फंजाई के बारे में बहुत सारी बातें जान ली. हमने मोनेरा के बारे में बातें जानी, हमने प्रोटिस्टा के बारे में बातें जानी, हमने फंजाई के बारे में खूब सारी बातें जानी, है ना. अब बारी है अगले किंगडम की, जिसका नाम है प्लांटी. कौन सा किंगडम भाई? प्लांटी. ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम अननोन हो, है ना. ऐसा तो है नहीं. इसके बारे में तुमने पहले बहुत सारी बातें जान रखी कि प्लांट क्या होते हैं, है ना. प्लांटी बोलते हैं इसको. टी के बाद ए और ई भी आता है. टी के बाद ए और ई भी आता है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्लांटी किंगडम. लेकिन मैं अक्सर क्या बोलूंगा? प्लांट किंगडम, है ना. देखो, प्लांटी बोलो या प्लांट बोलो एक ही बात है ना. लेकिन वैसे इसको प्लांटी किंगडम बोलते हैं. सब जानते हो तुम प्लांट के बारे में, है ना. ऐसी बात नहीं है. लेकिन अब हमें यहाँ पर प्लांट के कितने ग्रुप पढ़ने हैं? 5. वैसे तो देखो, हायर क्लासेस के अंदर जैसे कि 11th क्लास की बायोलॉजी या 12th क्लास की बायोलॉजी, वहां पर तो तुम्हें इन सबको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है. एल्गी के लिए अलग चैप्टर, प्लांट के लिए अलग चैप्टर, सबको डीपली, है ना. लेकिन यहाँ पर हमें इसके पांचों के पांचों ग्रुप, प्लांट किंगडम के पांचों ग्रुप इसी के अंदर सब पढ़ने हैं थोड़े थोड़े. ठीक है. तो पहली बात तो ये मैं बात करूंगा, प्लांट में कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं. प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है? पहली बात तो तुम्हें ये बात मालूम है कि प्लांट हमारा लिविंग है. ठीक है. लेकिन ये कौन सा है? मल्टी सेलुलर. कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर. और प्लांट भी हमारी तरह जर्नली कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक. प्लांट के अंदर दुनिया भर के सेल पाए जाते हैं, मतलब ये कैसे माने जाते हैं? मल्टी सेलुलर. प्लांट के पास भी क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस होता है, सच्चा न्यूक्लियस. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं? यूकैरियोटिक. हाँ, अब बात करते हैं ऑटोट्रोफिक की या हेट्रोट्रोफिक की. देखो, वैसे तो जर्नली सारे के सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोफिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं. लेकिन मैं उनकी बातें अभी नहीं बताऊंगा, वो बातें मैं बताऊंगा तुम्हें 10th और 11th क्लास की बायोलॉजी में, है ना. इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. अभी तो बस इतना ही ध्यान रखो कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, और खुद बनाते हैं तो इसका मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं? ऑटोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक. ठीक है. और उसके अलावा इसके कुछ जनरल फीचर हैं. तुम्हें मालूम है प्लांट के अंदर एक खास बात पाई जाती है, प्लांट ग्रीन होते हैं. और ग्रीन कलर सुना है तुमने किसकी वजह से होता है? प्लांट का ग्रीन कलर होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल. उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल. जैसे हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से. हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन. इसी तरह से जो पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उनके अंदर कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? क्लोरोफिल. ठीक है. तो काफी सारी बातें मैंने बताई. पहले तो प्लांट किंगडम के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप से लिखना है, फिर मैं इसके पांचों ग्रुप बताऊंगा, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, है ना. तो पहले प्लांट किंगडम के आगे लिखो, एक छोटी सी लाइन है, बस लिखो. इट इंक्लूड्स all multicellular, all, ALL. It includes all multicellular, comma, यूकैरियोटिक. बोर्ड पे लिखा हुआ है. It includes all multicellular, comma, यूकैरियोटिक, comma, ऑटोट्रोफिक. बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी. यूकैरियोटिक, कॉमा, ऑटोट्रोफिक.
It includes all multicellular, eukaryotic, autotrophic plants which use chlorophyll. बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल. Which use chlorophyll for photosynthesis. बोर्ड पे लिख देता हूं. Which use chlorophyll for photosynthesis. Which use chlorophyll for photosynthesis. Photosynthesis. ठीक है. Which use chlorophyll for photosynthesis. तो ये कुछ इसके छोटे मोटे फीचर है, बाकी तो अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो देखो, पहले तो मैं प्लांट किंगडम का पूरा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं. उसे तुम्हें भी अपने रजिस्टर के पेज पर बहुत ही क्लियर और बढ़िया बनाना है. अगर तुमने गंदा संदा छोटा सा बना दिया तो मैं देखकर फाड़ दूंगा पेज पूरी तरह से. इस बात का ध्यान रखना. इसलिए बिल्कुल क्लियर राइटिंग में और अच्छा सा. और अगर स्केल है तो मैं तो यही बोलूंगा कि स्केल है तो और भी अच्छी बात है, स्केल की हेल्प ले लो. और अगर नहीं है तो हाथ से ही तुम आराम से बना सकते हो. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिना स्केल के नहीं बनेगा, है ना. है तो अच्छी बात है, यूज कर लो. नहीं है तो कोई बात नहीं है. बस डायग्राम बिल्कुल क्लियर और बढ़िया होना चाहिए. ठीक है. अब मैं तुम्हें प्लांट किंगडम का ग्रुप बना रहा हूं फ्लो चार्ट में, और वो तुम्हें ऐसे ही बनाना है. मैं तो बोर्ड को बार बार रब करूंगा क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है जो मैं एक ही बार में पूरा फ्लो चार्ट बना दूं. लेकिन तुम्हें अपने एक ही डायग्राम में बनाते रहना है, जो मैं बनाता जाऊंगा, है ना. तुम्हें बार बार नहीं कट करना है. कभी तुम सोचो कि मैंने बोर्ड पर रब कर दिया, तुम भी अब दूसरा नया बनाओगे. नहीं, तुम्हें नया नहीं बनाना है. तुम्हें एक ही डायग्राम के अंदर आगे जाके उसे कंप्लीट करना है. देखो, सबसे पहले हम प्लांट के दो टाइप कर देते हैं. प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं? दो ग्रुप में. तुमने देखा होगा कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है. देखा है कभी? ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है. मतलब ऐसे प्लांट जिनका स्ट्रक्चर कैसा माना जाता है? सिंपल. और कुछ प्लांट ऐसे, अभी टेंशन मत लो कि मैं सिंपल कैसे बोल रहा हूं और अगर कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं. टेंशन मत लो, सारी चीजें बताऊंगा कि सिंपल का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है. सिंपल का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनका स्ट्रक्चर साधारण है, ना ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ना ही उनकी पत्तियां ज्यादा डिजाइनदार है, ना ही उनका स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत ही सिंपल. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. देखो, ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, लिख तो सकते हो लेकिन इन वर्ड की जगह तुम्हें ये वर्ड लिखने. देखो, अगर प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, साधारण है, डिफरेंट नहीं है, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है, डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम्हें लिखना है, डिफरेंट नहीं है ना, तो लिखना है नॉट वेल डिफरेंशिएटेड. चलो मैं इस वाले वर्ड को नीचे लिख देता हूं. समझ रहे हो ना? सिंपल का मतलब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? नॉट वेल डिफरेंशिएटेड. मतलब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता, लगभग कैसा होता है? सिमिलर होता है. सारी की सारी पत्तियां एक जैसी, सारे के सारे प्लांट एक जैसे, सबका रूट का स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम. इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कैसा नहीं होता है? डिफरेंट. ये मत सोचना कि ये क्या वर्ड आ गया डिफरेंशिएटेड, सिर्फ इतना सोचो डिफरेंट, है ना. इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता, सिमिलर होता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होता है. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड. देख सकते हो तुम कि मैंने वहां पर क्या लिखा था? नोट. देखो, ये रहा वर्ड, यहां पर लिखा था नॉट वेल डिफरेंशिएटेड. यहां पर डिफरेंशिएटेड नहीं होता. यहां पर पूरे के पूरे पौधे का, पूरे के पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर लगभग कैसा होता है? एक जैसा होता है, सिमिलर होता है ना. उनकी लीफ सिमिलर होती है, उनके फ्लावर सिमिलर होते हैं.
लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। तो डिफरेंशिएटेड होता है मतलब कॉम्प्लेक्स, और साधारण सा होता है मतलब सिंपल। जो देखो वर्ड पे, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड नहीं होता ना, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, उस वाले ग्रुप को कहा जाता है, यहीं पर लिखना है ब्रैकेट में ए बनाकर, उस वाले ग्रुप को कहा जाता है थैलोफाइटा। अभी मैं एक एक करके इन ग्रुप को एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन अभी अभी जो मैं जो जो नोट करवाता जा रहा हूं ना, उन्हें साथ साथ नोट करते रहो। तुम्हें दो बातें समझ में आई कि मैंने प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो वो प्लांट जिनका स्ट्रक्चर सिंपल है, और एक वो प्लांट जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। एक तो वो प्लांट जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, और एक वो प्लांट जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नहीं है ना। जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको मैंने क्या बोल दिया, थैलोफाइटा। समझ में आ रही है ना बात। अब जिनका डिफरेंशिएटेड है, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, जिनका डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको तो तुमने पहला ग्रुप बना दिया थैलोफाइटा। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा। ध्यान से सुनो, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल साधारण होता है, जिनकी पत्तियां, जिनके फ्लावर, जिनका रूट स्ट्रक्चर, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, उस ग्रुप को बोला जाता है थैलोफाइटा। उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा। अब देखना है कि जिनका अलग अलग होता है उसको क्या बोला जाता है। देखो यहां तक ड्रॉ कर लिया ना, मैंने पहले ही बोला था कि मैं तो बोर्ड पर बार बार रब करूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं करना। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे करना है। तुमने इसको तो नाम दे दिया थैलोफाइटा, इसकी तो बात हो गई खत्म। इसकी बारी है कि इसको क्या नाम दोगे। देखो इसको क्या नाम देना है वो मैं आगे बना रहा हूं, क्योंकि आगे स्पेस तो है नहीं भाई, रब करना पड़ेगा मुझे। तो तुमने तो अपने पेज पर डायग्राम बना ही रखा है, तुम्हें थोड़ी ना रब करने की जरूरत है। तुम्हें रब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। इसको नाम देना बाकी है ना, अभी इसको नाम नहीं देंगे। ध्यान से सुनो, अभी इसको तुम्हें नाम नहीं देना है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर मैंने तुम्हें जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। जाइलम और फ्लोएम दो क्या माने जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। बताओ चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़े हैं, सेल, और चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़े हैं, टिश्यू। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जाइलम टिश्यू की और किसकी, बोलो, जाइलम टिश्यू की और किसकी, फ्लोएम की। तुम्हें मालूम है प्लांट के अंदर जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वाटर। और फ्लोएम वाला टिश्यू क्या हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। और इन दोनों को बोला जाता है वस्कुलर टिश्यू। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, वीटी। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, वीटी। वीटी का मतलब वस्कुलर टिश्यू। क्या मतलब होता है इसका, बोलो, वस्कुलर टिश्यू। तुम सोच रहे होंगे मैं ये चैप्टर 7 पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर 6 क्यों बताने लगा। ध्यान से सुनो, मैंने किस ग्रुप पर आके रुक गया हूं, मैं आकर रुक गया हूं डिफरेंशिएटेड वाले पार्ट पर। पता है जब हम ये देख लेते हैं ना कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंशिएटेड है, उसके बाद दो बातें और देखेंगे कि क्या उस प्लांट के अंदर वस्कुलर टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो तुमने वहां पर तो उसको नाम दे दिया थैलोफाइटा, उसकी तो बात हो गई खत्म, है ना। अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स में क्या करना है। अब देखो कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट डिवाइड करूंगा मैं। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रब करा है, तुम्हारे पास तो पेज पर स्पेस होगा और तुम लोग छोटा छोटा लिख रहे हो, तो तुम लोग देखो इसके नीचे ऐसे एरो बनाकर लिखना। अब दो ग्रुप और फर्दर डिवाइड होंगे इसके, अब दो ग्रुप और फर्दर डिवाइड होंगे, और तुम्हें मालूम है कौन से दो ग्रुप है, अब ये भी मैंने बताया था। पता है कॉम्प्लेक्स प्लांट के अंदर हम दो बातें और देखते हैं कि क्या उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। क्या उस प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम है या जाइलम फ्लोएम नहीं है। तुम सोच रहे होंगे भैया जाइलम और फ्लोएम तो सभी में होते हैं, क्योंकि वाटर की जरूरत तो हर एक प्लांट को पड़ती है, तो जाइलम भी होगा। नहीं, अभी तुम्हें मालूम नहीं है, वस्कुलर टिश्यू हर तरह के प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। वस्कुलर टिश्यू हर तरह के प्लांट में नहीं होते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, नॉट हैव
वीटी समझ जाओगे, वीटी का मतलब, वीटी का मतलब वस्कुलर टिश्यू। मैंने शॉर्ट में लिखा है वीटी, तुम लोगों को पूरा लिखना है। कितनी आसान स्पेलिंग थी वस्कुलर की, VASCULAR, वस्कुलर टिश्यू। मैंने इसके दो ग्रुप बना दिए, एक तो वो जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, और एक वो जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है। देखो, हैव वस्कुलर टिश्यू, नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू। ध्यान से सुनो, पहले तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को क्या बोला, थैलोफाइटा, और जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर दो बातें बोल दी कि वस्कुलर टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू नहीं है। अब देखो, जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होता उसको अगला ग्रुप बनाओ, उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा बोलो या ब्रायोफाइलम। मैंने फिलहाल क्या लिखा है, ब्रायोफाइटा, तुम्हें भी ये लिखना है। जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है थैलोफाइटा, जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं ब्रायोफाइटा। बात हो गई खत्म। अब तुम कहोगे भैया जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं उनका तो आपने ग्रुप बना दिया ब्रायोफाइटा। जिनके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं होते हैं उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा। लेकिन जिनके पास होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको भी तो बताओ भैया, उन्हें क्या बोला जाता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बताएंगे। अब जरा खुद देखो कि क्या यहां पर स्पेस बचा हुआ है नीचे, नहीं ना। मैं हैव वस्कुलर टिश्यू वाले का ऊपर बना रहा हूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना। देखो बोर्ड पे, तुमने इसको तो नाम दे दिया बी ब्रायोफाइटा, है ना। तुम्हें इसके नीचे ही एरो बनाना है। अभी तुम्हारा तो पेज बाकी होगा, लेकिन मेरे पास तो बोर्ड पूरा भर गया है, इसलिए मैं रब करके इसकी टेबल को ऊपर से बनाना शुरू कर रहा हूं। समझ रहे हो ना भाई। लो, मैंने तुम्हारे लिए हैव वस्कुलर टिश्यू ऊपर भी लिख दिया। बस ये समझ लो कि यहां पर आया था वस्कुलर टिश्यू, हैव वस्कुलर टिश्यू वाला यहां पर आया था ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अब तक दो ग्रुप बना दिए, एक आया था थैलोफाइटा, एक आ चुका है ब्रायोफाइटा। अब देखना ये कि जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होता उसको तो मैंने बोल दिया क्या, ब्रायोफाइटा। जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है उनको मैं क्या बोलूंगा। अब ध्यान से सुनो, जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है ना उसको फिर से मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। उनको मैं फिर से कितनी कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक तो वो जिनके पास सीड्स नहीं होते हैं, सीड्स समझते हो, बीज। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके सीड्स नहीं होते हैं, और ऐसे प्लांट हैं जिनके पास सीड्स होते हैं। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा, एक एक कर, टेंशन मत लो। हर तरह के प्लांट के एग्जाम्पल हर ग्रुप को मैं खूब एक्सप्लेन करवाऊंगा। अभी तो फ्लो चार्ट में जितनी बातें समझ में आ रही है सिर्फ उतनी समझो, ज्यादा सिरदर्दी मत पालो, सिंपल सोचो बस, है ना। यानी कि अब मैंने इसकी फर्दर दो कैटेगरी कर दी। तुम समझ रहे हो ना तुम्हें कैसे करनी है। तुम्हें अपने उसी पेज पर जहां पर तुम्हारा ये आया था हैव वस्कुलर टिश्यू, तुम्हें अपने उसी पेज पर नीचे की तरफ एरो बनाकर ऐसे लिखना है जैसे मैंने अब लिखा है ना। कभी तुम भी पूरी टेबल अलग से बनाओ, नहीं, अलग से नहीं बनानी, उसी में कंटिन्यू रखनी है। समझ रहे हो ना। तो देखो, जिनके पास सीड्स होते हैं तो लिखो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जो करते हैं तो लिख लो प्रोड्यूस। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास बीज होते हैं। तो जिनके पास नहीं होते हैं उनका भी अपना एक नाम है, लिखो तीसरा ग्रुप। उनके ग्रुप को कहा जाता है टेरिडोफाइटा। क्या कहलाता है भाई वो ग्रुप, बोलो, टेरिडोफाइटा। तुम कहोगे भैया पी से लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा कि पी साइलेंट है। इसमें पी क्या है, साइलेंट है। इसको हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। पी की आवाज नहीं आती है क्योंकि पी क्या माना जाता है, साइलेंट।
और माना क्या जाता है पी साइलेंट ही होता है इसके अंदर। तो मुझे बताओ 3 ग्रुप आ गए। सबसे पहला ग्रुप थैलोफाइटा जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। दूसरा ग्रुप ब्रायोफाइटा जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइटा जो बीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि भैया आपने कहा जो बीज नहीं बनाते हैं वो तो टेरिडोफाइटा, उनका क्या जो बनाते हैं उनको भी तो कुछ बताओ। ये बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो बीज बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे। तो ध्यान रखना उनकी भी फर्दर कैटेगरी है भाई। देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ये वाला ग्रुप हटा रहा हूं, टेंशन तो नहीं है ना इस चीज की, तुम मत कर देना कभी तुम भी काट कूट दो। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो तुम्हें मालूम ही है कि क्या होने वाला है। फिर से इसके 2 ग्रुप है भाई। कितने ग्रुप बताएं अब तक? 3 ही तो बताएं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और मैंने बताया था 5 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं भाई? 5 ग्रुप। अब देखो सीड प्रोड्यूस करना, ये भी बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कोई कोई से सीड फ्रूट के अंदर होते हैं, जैसे कि तुम्हें मालूम है भाई, बताओ एप्पल, एप्पल के जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं ना, ठीक है। खैर वो चीज मत टेंशन मत लो, वो मैं समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब जब सीड हैं तो यहां पर फिर से 2 कैटेगरी है सीड्स होने की। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आने वाली है अब, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आने वाली है। तो अब जब बीज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम 2 तरह से देखेंगे कि क्या उनके बीज खुले हैं या उनके बीज बंद हैं। 2 तरह से बीज होते हैं, 2 तरह के सीड्स की बात करेंगे, ओपन सीड्स, क्लोज्ड सीड्स। देखो यहां पर बात हो रही है नेक्ड सीड्स की। नेक्ड सीड्स का मतलब होता है खुले बीज, मतलब जिनके बीज खुले पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ बीज होते हैं जो फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, उनके लिए कैटेगरी बनती है क्लोज्ड सीड्स। क्या होती है भाई उनकी कैटेगरी? क्लोज्ड सीड्स। ध्यान से सुनो, जब हमें ये बात पता चल गई कि कुछ प्लांट में बीज हैं तो हम 2 चीजें देखते हैं कि क्या उनके बीज खुले बीज हैं कि क्या उनके बीज बंद बीज हैं। जिनके बीज खुले होते हैं, ध्यान से सुनना, जिनके बीज कैसे होते हैं? खुले हुए होते हैं, बाहर पड़े रहते हैं बीज खुले, ठीक है, उनका फर्दर एक नया ग्रुप बन जाता है, लिखो डी। ये ग्रुप कहलाता है हमारा जिम्नोस्पर्म। कौन सा ग्रुप कहलाता है? जिम्नोस्पर्म। कितने ग्रुप आ गए? 4 आ गए। ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं। थैलोफाइटा मतलब साधारण प्लांट, ब्रायोफाइटा मतलब जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ठीक है। टेरिडोफाइटा मतलब जो बीज नहीं बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब जिनके पास खुले बीज होते हैं। और अब एक लास्ट ग्रुप, हाँ लास्ट ग्रुप, तुम कहोगे कि भैया जिनके पास खुले बीज होते हैं उनको तो आपने जिम्नोस्पर्म बोल दिया, जिनके पास बीज फ्रूट के अंदर होते हैं, बंद होते हैं, उनको क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा उनका भी एक फर्दर नेम होता है, क्योंकि अब 5 ग्रुप हो गए तो अब मैं आगे तो डिवाइड करने वाला हूं नहीं। जिनके पास बंद होते हैं बीज वाला ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है भाई? एंजियोस्पर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें प्रॉपर वीडियो में उधर का दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार बोल देता हूं एंजियोस्पर्म। स्पर्म तो तुम्हें मालूम है, उधर से देख लो जिम्नो में भी, जिम्नो के अंदर भी तो स्पेलिंग लिखी हुई है स्पर्म की, स्पर्म वही वाला यहाँ पर है। तो ये 5 ग्रुप हमारे यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं? प्लांट के खत्म। और इन्हीं 5 ग्रुप के साथ हमें पूरा प्लांट किंगडम क्या करना है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करना है। देखो बेशक एक्सप्लेन करना है, लेकिन फ्लो चार्ट से क्या होता है कि थोड़ा सा आइडिया बन जाता है, एक बेसिक आइडिया बन जाता है कि उनके अंदर बात क्या है। और उम्मीद करो, मुझ पर पूरा विश्वास करो, अगर तुम ये फ्लो चार्ट 1-2 बार घर पर बनाकर देख लोगे, कभी भी तुमसे कोई सा भी ग्रुप गलत नहीं हो सकता पेपर में, लिखने में भी। अगर एक्सप्लेन करने को आता है ना जिम्नोस्पर्म, तो तुम जिम्नोस्पर्म की भी डेफिनेशन लिख सकते हो, एंजियोस्पर्म की भी लिख सकते हो, टेरिडोफाइटा की भी लिख सकते हो, है ना। एंजियोस्पर्म कहने का मतलब वो प्लांट का ग्रुप जिनके पास क्लोज्ड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब प्लांट का वो ग्रुप जिनके पास खुले बीज होते हैं, मतलब ओपन सीड्स। टेरिडोफाइटा कहने का मतलब जिनके पास बीज नहीं होते हैं।
है ना। ब्रायोफाइटा कहने का मतलब जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, और थैलोफाइटा कहने का मतलब जिन प्लांट का स्ट्रक्चर बिल्कुल साधारण और सिंपल होता है। तो कुल मिलाकर कितने ग्रुप पता चले हमें? 5 ग्रुप, है ना। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लिखो कैपिटल ए मतलब कि फर्स्ट, दैट इज थैलोफाइटा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलोफाइटा। ध्यान रखना थैलोफाइटा को एक पर्टिकुलर नेम से और जाना जाता है। अभी मैंने बताया था फंजाई के अंदर बात आई थी, एल्गी, ग्रीन कलर वाली। कौन सी एल्गी? ग्रीन कलर वाली। मुझे बताओ, क्या तुमने एल्गी के अंदर कभी पत्तियां देखी हैं? हरे कलर की पत्तियां, जड़, जड़ वगैरह, है ना, रूट वगैरह, फूल वगैरह, क्या ऐसा कुछ देखा है एल्गी के अंदर? काई के अंदर नहीं होता, ही नहीं है। ना तो इनकी पत्तियां होती है, ना ही इनके फ्लावर होते हैं, ना ही इनकी कोई रूट होती, कुछ नहीं होता। तभी तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल। नो लीव्स, नो फ्लावर, नो रूट्स, कुछ भी नहीं होता। बस एक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का। तुमने देखा होगा हरे कलर की जो काई होती है फैलती चली जाती है, जहां पर भी उसे पानी वगैरह मिलता है, धूप वगैरह मिलती है, बिल्कुल जैसे प्लांट बढ़ता है बिल्कुल उसी तरह से वो फैलती हुई चली जाती है ना। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल। सिंपल मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होता ही नहीं है, ना इनमें पत्तियां, बिल्कुल साधारण स्ट्रक्चर है इनका, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो लिखो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट। अब हम करेंगे कैरेक्टर्स की क्या क्या खासियत है। लिखो थैलोफाइटा के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब इनका स्ट्रक्चर ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता, हल्का फुल्का सा फर्क होता है, बिल्कुल हल्का फुल्का। बाकी लगभग इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लिखो सेकंड पॉइंट। क्या कहा जाता है इस ग्रुप के प्लांट्स को? एल्गी, है ना, काई। लिखो नंबर 2 के अंदर लिखो, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज, कई बार पेपर में पूछा गया है कि थैलोफाइटा का दूसरा नाम बताइए, तो तुम्हें ध्यान रखना है भाई। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज एल्गी, ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है भाई? एल्गी। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो नोन एज एल्गी, ऑल्सो नोन एज एल्गी। ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इसी में लिख लो नंबर 2 में ही। लिखो फॉर एग्जाम्पल स्पीरोजीरा, ये लो एल्गी होती है ये, स्पीरोजीरा कॉमा क्लेडोफोरा। अब तुमने सोचा होगा कि यार ये क्या चीज है, नहीं नहीं, है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें तो तुमने सुनी भी नहीं है ना। एल्गी है ये भी, स्पीरोजीरा कॉमा क्लेडोफोरा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। चारा कॉमा
क्लैमिडोमोनस, ये तो तुमने सुन रखा है भाई। क्लैमिडोमोनस बहुत ही आसान स्पेलिंग बोर्ड पे देख लेना। क्लोरेला, ये पानी में लग जाती है, पानी को बेकार कर देती है ये वाली एल्गी क्लोरेला, और खतरनाक होती है। क्लोरेला कॉमा वोलवॉक्स, कौन सा वॉक्स? वोलवॉक्स। वोलवॉक्स जिग्नेमा, क्या नाम है भाई? जिग्नेमा, जिग्नेमा, ठीक है। एटसेट्रा कर लेना, और भी दुनिया भर के हैं। स्पिरोजीरा, क्लेडोफोरा, चारा, क्लेमिडोमोनस, क्लोरेला, वोलवॉक्स, जिग्नेमा। क्या नाम है भाई? बोलो। जिग्नेमा।